नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में आप सभी का स्वागत है। आज नया चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं अपन, जिसका नाम है राजस्थान की भाषा, साहित्य और बोलियां। इससे बहुत सारे प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। मैंने पहले भी 2-3 बार इसी यूट्यूब चैनल पर यह टॉपिक पढ़ाया हुआ है, लेकिन ये चतुश्रेणी कर्मचारी का जीके प्रहार बैच है, तो इसमें नए सिरे से पढ़ेंगे। अच्छा, कल टेलीग्राम पर मैंने एक इमेज डालकर आप लोगों को ये चीजें बता दी थी, जिसमें मार्क किया हुआ था मैंने टॉपिक्स को कि ये टॉपिक जो है अब इतिहास, कला, संस्कृति वाले चैप्टर में अपन को पढ़नी है, जो सुदर्शन बैच में अपन ने नहीं पढ़ी है, और जीके प्रहार बैच के अंदर अपन इसको पढ़ेंगे। तो जिन्होंने नहीं देखा है वो देख लेना, ताकि आप लोगों के मन में शंका नहीं रहे कि अभी जीके प्रहार बैच में कौन से चैप्टर आने हैं या कौन से हो गए हैं। वो सारी चीजें आप वहां से क्लियर कर लेंगे। उसके अंदर जो टिक लगा रखे वो मैं जीके प्रहार बैच में अब कंटिन्यू करवाऊंगा आप लोगों को, और जो नहीं लगा रखे वो सुदर्शन बैच में अपन ने पढ़ लिए। इसके अलावा हर चैप्टर जो है मैंने यूट्यूब पे पढ़ा तो रखा ही है, तो यदि किसी को जल्दी हो पढ़ने की कि हाँ हमें वो चैप्टर पहले पढ़ना है, तो आप सर्च करके पढ़ सकते हो। ठीक है, प्ले लिस्ट में भी आप लोगों को क्लासेस मिल जाएगी। चलिए, आज का जो चैप्टर है अपना वो है भाषा, साहित्य और बोलियां। ठीक है, आज अपन भाषा का विकास पढ़ लेंगे, बोलियां पढ़ लेंगे कि कौन कौन से क्षेत्र में कौन कौन सी बोलियां बोली जाती है और उनसे संबंधित क्या प्रश्न बनते हैं, वो सारी चीजें आज अपन पढ़ लेंगे। ठीक है, ध्यान से पढ़ना व्यवस्थित तरीके से, क्योंकि प्रश्न आप लोगों के सारे यहीं से बनने वाले हैं। इसके अलावा आपको भटकने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो टाबला शुरू करा। देखो, भाषा क्या पढ़ रहे हैं? भाषा, और अपन पढ़ रहे हैं बोलियां। देखो, भाषा तो वह चीज है, किसी भी प्रतिक्रिया को, भाव को समझने के लिए यदि कोई लिपिबद्ध तरीके से मिल जाती है चीज, तो वो भाषा के अंदर आ जाती है। बोलियां जरूरी नहीं है लिपिबद्ध हो, जरूरी नहीं है उन्हें लिखा जा सके, लेकिन बोलियां जो है भावों को समझाने के लिए उपयोगी होती है। और राजस्थान और या इसके बारे में तो कहा भी जाता है कि बोलियां जो है बहुत कम कम डिफरेंस में चेंज हो जाती है। कहते हैं ना, 12 कोस पे पानी बदले और फिर वो बोली बदले, इस तरीके से उगती भी है। तो ये बोलियां जो है बहुत जल्दी जो है चेंज होती है। यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं भाषा की, और भाषा में भी स्पेशली अपने जो पढ़ना है अपने को इस चैप्टर के अंदर, वो क्या है? राजस्थानी भाषा। उसमें क्या आएगी अपने? राजस्थानी भाषा। अब यहाँ पे हिंदी नहीं पढ़नी अपने को, ठीक है, यहाँ क्या पढ़ेंगे अपन? राजस्थानी भाषा पढ़ेंगे। ठीक है ना, राजस्थानी भाषा। अब राजस्थानी भाषा यानी कि राजस्थानी भाषा को अपने जो है ज्यादातर लोग मारवाड़ी से लिंक कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मारवाड़ी से लिंक कर लेते हैं। जबकि मारवाड़ी, मेवाड़ी, गोडवाड़ी, ये सारी जो है बोलियां हैं। ये सारी क्या है? बोलियां हैं एक तरीके से, जो अभी अपन आगे पढ़ेंगे भी। यहां पे बात करें इस मारवाड़ी के बारे में ही, राजस्थानी शब्द का प्रयोग, कि इसी को राजस्थानी जो है वो किसने कहा है? वो कहा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। किसने कहा है? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ग्रियर्सन ने। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जिसका नाम क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे। क्या था? लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ये कब लिखी थी? ये 1912 के अंदर लिखी थी। इसके अंदर ही इन्होंने वर्गीकरण भी किया था भाषा का। और एक चीज और ध्यान में रखें, राजस्थानी भाषा जो है, राजस्थानी भाषा पढ़ रहे हैं तो इसका दिवस भी ध्यान में रखें। राजस्थानी भाषा दिवस कब है? 21 फरवरी। कब मनाया जाता है? 21 फरवरी को। अब इसी के बारे में, इसके राजस्थानी भाषा के दो रूप निकल के सामने आते हैं। एक तो आता है डिंगल, ठीक है, और एक आता है पिंगल। स्पेशली यदि डिंगल की बात करें तो डिंगल का जो लिंक किया जाता है वो मारवाड़ी से किया जाता है। ठीक है, मारवाड़ी या गुजराती से भी करते हैं। किससे करते हैं? मारवाड़ी या गुजराती से भी करते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखना। पिंगल जो है स्पेशली ब्रज भाषा से किया जाता है। ब्रज और संस्कृत से इसको लिंक किया जाता है। किससे करते हैं? संस्कृत से लिंक करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को ध्यान में रखनी है। वैसे नोट्स मेकिंग पैटर्न पे मैं आप लोगों को ये करवाने वाला हूं बहुत अच्छी तरीके से। यदि अपन बात करें कि इस राजस्थानी भाषा का उद्गम कहां से हुआ है, तो इसका उद्गम होता है सौर सैनी अपभ्रंश से। किससे होता है? सौर सैनी अपभ्रंश से होता है। सौर सैनी अपभ्रंश से। क्रमिक विकास की बात करें तो सौर सैनी अपभ्रंश के बाद में जो है आप लोगों के इसमें आ जाती है गुर्जरी अपभ्रंश। ठीक है, ठीक है,
ये इस तरीके से आप लोगों को ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके बाद में जो है आप लोगों के फिर राजस्थानी भाषा, इस तरीके से इसका जो है आप कह सकते हो क्रमिक विकास जो है वो चला है। अब इसको याद करना हो तो जैसे श्री गंगानगर के लिए अपन क्या शॉर्ट ट्रिक काम में लेते हैं, श्री SGR, तो इससे भी आप लोग जो है याद रख सकते हो, ये चीजें इस तरीके से याद हो जाती है, ठीक है। स्क्रीनशॉट कोई लेना चाहते हैं तो ले लीजिए, उसके बाद में अपन जो है आगे बढ़ेंगे। ये लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया जो पुस्तक लिखाई है मैंने, ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसका सन भी ध्यान रखना 1912 के अंदर, और इसमें इन्होंने जो है राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किया था। साथ ही साथ मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग करने वाले भी जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ही थे। ये चीजें सब आपको जो है ध्यान रखनी है, ठीक है। ये बेसिक चीजें हैं भाषा बोलियों से संबंधित। अब आते हैं अपन बिल्कुल नोट्स मेकिंग पैटर्न पे आप लोगों के, ठीक है। चलिए देखो साथियों, राजस्थान की मातृभाषा के रूप में किसे जाना जाता है, राजस्थानी। अब देखो राजस्थानी ही मारवाड़ी है ये नहीं है। राजस्थानी भाषा के अंदर बहुत सारी जो है भाषाएं आती है, बोलियां आती है। मारवाड़ी भी आएगी, मेवाड़ी आएगी, ठीक है, ढूंढाड़ी आएगी, बहुत सारी अहिरवाटी आएगी, मेवाती आएगी, बहुत सारी आएगी, ठीक है। इसके अंदर ही बोलियां भी आएगी। बस भाषा और बोली में ये डिफरेंस होगा, भाषा की एक स्पेशल व्याकरण होती है, ठीक है, स्पेशल लिपि होती है, बोलियों की लिपि और व्याकरण नहीं होती है, ठीक है। यही उनके अंदर मेन डिफरेंस रहता है। राजस्थानी भाषा का क्रमिक विकास, तो ये सोरसनी अपभ्रंश, इसके बाद में मैंने बताया गुर्जरी अपभ्रंश, और इसके बाद में राजस्थानी अपभ्रंश। ये अभी लास्ट स्लाइड पे मैंने आप लोगों को बताया, इसको याद रखना। ये याद रखने के लिए ही मैंने आप लोगों को एक ट्रिक दी है, क्या दी है, SGR। श्री गंगानगर के लिए भी SGR प्रयोग में लेते हैं ना, तो श्री गंगानगर से याद रख लेना, या अपने जो है SGR डायरेक्ट याद रखो, जो भी याद रहे थाने, सागर याद रख लियो, ठीक है। जहां भी याद रह जाए कि हाँ राजस्थानी भाषा को सागर है, मतलब कुल मिलाकर दिमाग में जो है चीज छपनी चीज है कि हाँ, और रट्टो मारने का काम नहीं है, ठीक है। अब देखो उद्योतन सूरी, देखो उद्योतन सूरी जो है, इसने गुर्जर प्रतिहार काल में वत्सराज के समय एक पुस्तक लिखी थी, कुवलय माला। बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट है, ठीक है, बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है, ध्यान रखना। अपनी पुस्तक कुवलय माला में जो है यहाँ की देशी भाषाओं का जिक्र किया, और ये प्रश्न बहुत बार बना है कि कितनी देशी भाषाओं का जिक्र किया, ये पूछते हैं बार बार, कितनी देशी भाषाओं का जिक्र किया है, ये पूछा जाता है। तो 18 देशी भाषाओं का जिक्र किया है। किसने किया है, उद्योतन सूर्य ने किया है। किसके समय लिखी थी, वत्सराज के समय, गुर्जर प्रतिहार काल में लिखी गई है, ठीक है। पुस्तक का नाम कुवलय माला। 18 देशी भाषाओं का, कितनी भाषाओं का, 18 देशी भाषाओं का वर्णन किया है, जिसमें मरु भाषा भी शामिल है। और मरु भाषा का यहां से लिंक किया गया है मारवाड़ी के रूप में या राजस्थानी के रूप में, मारवाड़ी या राजस्थानी के रूप में जिक्र किया गया है, ठीक है। और राजस्थानी भाषा दिवस 21 फरवरी, ध्यान रखना, फरवरी के अंदर। और वैसे दिवस तो आप लोगों को याद हो ही जाते हैं, क्योंकि ऐसा कोई भी स्पेशल दिवस आता है तो उस दिन अपना जीजीडी फैक्ट भी उससे रिलेटेड ही आता है। तो ये चीजें आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से याद होती चली जाती है, ठीक है। अब ये चीजें ध्यान हो गई, याद हो गई। अब देखो सर्वप्रथम राजस्थानी बोलियों का वर्गीकरण किसने किया है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने। बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है इस टॉपिक का ये, कि सबसे पहला राजस्थानी भाषा का या बोलियों का वर्गीकरण किसने किया है, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने किया। इनकी पुस्तक का नाम क्या था, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया था। इन्होंने ये पुस्तक कब लिखी, तो ये लिखी है इन्होंने 1912 के अंदर। ये तीनों प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट, ठीक है। राजस्थानी भाषा बोलियों का वर्गीकरण जो है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर किया है, और सन ध्यान रखना 1912, ठीक है। इन्होंने ही मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, इन्होंने ही मारवाड़ी के लिए राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है, किसने, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। अब ले सकते हो आप स्क्रीनशॉट, ये पूरी की पूरी स्लाइड मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो अब इसके दो रूप देखने को मिलते हैं, डिंगल और पिंगल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे समझ लेना एक बार अच्छी तरीके से। और यहां से डिंगल और पिंगल में जो डिफरेंस आप लोगों के निकल के आएगा, वो यही एक स्लाइड आप लोगों के क्लियर कर देगी, ठीक है। वो यही एक स्लाइड क्लियर कर लेगी, इसके अलावा आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। तो डिंगल की उत्पत्ति जो है वो प्राकृत भाषा से मानी जाती है। किससे मानी जाती है, प्राकृत से।
कंपैरिजन के साथ में पढ़ो। डिंगल की प्राकृत से है तो पिंगल की किससे है? संस्कृत से। मैंने आप लोगों को यहाँ पिछली जो फर्स्ट स्लाइड थी उसमें बताया भी था कि इसको जो है संस्कृत से संबंध किया जाता है। किससे किया जाता है? संस्कृत और ब्रज भाषा से संबंध किया जाता है। ठीक है, इसको ये ध्यान रखना है। यानी कि इसकी एक शॉर्ट ट्रिक मैं आप लोगों को दे दूं, वो है बीपीएस। क्या है? बीपीएस। बी का मतलब है ब्रिज, पी का मतलब है पिंगल और एस का मतलब है संस्कृत। ठीक है, ये ध्यान रखना, बीपीएस इसमें ध्यान रखना। और इधर जो अपने डिंगल वाला है उसके अंदर भी आप लोगों को दे दूं मा डी पा। यहाँ मारवाड़ में है नहीं, मारवाड़ में इधर पश्चिमी राजस्थान साइड यूं मतलब किन कोई छोरा बदमाशी कर दे टावर वगैरह तो बिन मतलब डराया करे, ये छोरा बदमाशी मत कर, मारसा माड़ी पा, मतलब माड़ी पा यानी मार देंगे, मारसा माड़ी पा, मम्मी माड़ी पो, यहाँ तरीके हूँ मतलब समझाओ। गोड़वाड़ी भाषा में स्पेशल ज्यादा शब्द ये प्रयोग होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को क्या ध्यान रखना? माड़ी पा। माँ का मतलब है मारवाड़ी, माँ का मतलब है मारवाड़ी। ठीक है, डी का मतलब है डिंगल, डी का मतलब है डिंगल और पा का मतलब है प्राकृत। ठीक है, एक दो और तीन चीजें ध्यान में रखनी है। यानी डिंगल जहां पे आएगा आप लोगों के डिंगल भाषा आएगी उसमें ध्यान रखना है प्राकृत से उत्पत्ति हुई है और मारवाड़ी से संबंध है। पिंगल जहां आएगी उसमें ध्यान रखना है संस्कृत से उत्पन्न हुई है और ब्रज से संबंधित है। इस तरीके से ये चीज ध्यान रखनी है। आगे यहां तक बात क्लियर। अब देखो आगे कंपैरिजन के साथ में ही पढ़ना है इनको। डिंगल और पिंगल में इतना स्पष्ट मतलब आप लोगों को, चतुश्रेणी कर्मचारी की तैयारी करने वाले बच्चों को बहुत कम लोग समझाएंगे। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिंगल है यानी पश्चिमी राजस्थान, मारवाड़ी का जिक्र हुआ है तो पश्चिमी राजस्थान आ जाएगा। और यहाँ ब्रज आया है यानी ब्रज का प्रभाव कहाँ है? पूर्वी राजस्थान, यानी कि यूपी से जो टच करते हैं जिले वहां पे जो है ब्रज का प्रभाव है। तो यहाँ पे तो सीधी सीधी बात है कि ब्रज आया है तो पूर्वी राजस्थान और यहाँ मारवाड़ी है तो पश्चिमी राजस्थान। अब इसे डिंगल को जो है स्पेशल चारणों की भाषा कहा जाता है कि चारण साहित्य ज्यादातर जो है डिंगल भाषा में लिखे गए, इसलिए इसे चारणों की भाषा कहा जाता है। तो इसे जो है भाटों की भाषा कहा जाता है पिंगल को, कि भाटों ने जो ज्यादातर साहित्य लिखे या बोल के बताए हैं वो पिंगल के अंदर है। तो ये डिंगल और पिंगल में स्पेशल ध्यान रखना है। अब यहाँ पे प्राकृत और गुर्जरी से उद्भव है ये बता दिया। यहाँ पे ध्यान रखना है संस्कृत या सौरसेनी से उद्भव माना जाता है। बिल्कुल डिफरेंस के साथ में ये तरीका सबसे बेस्ट है इसको पढ़ने का। ठीक है ना, फिर देखो क्या है, ये गीत के रूप में होते हैं यानी कि ये गेता लिए हुए होते हैं। ठीक है, गीत की तरह जो है ये लिखे जाते हैं और ये होते हैं छंद और पद के रूप में। ये कैसे होते हैं? छंद और पद के रूप में। और इससे बढ़िया आप लोगों को इसमें डिफरेंस पढ़ने को नहीं मिलेगा और इससे ज्यादा जो है दिमाग लगाना भी नहीं कि डिंगल और पिंगल में क्या अंतर होता है, वो चीजें ध्यान रखनी है। अब आप मतलब बहुत अच्छे लेवल पे पढ़ रहे हो ये समझ लेना। आपको डिंगल साहित्य और पिंगल साहित्य में डिफरेंसेस पता है, यानी कि आप बहुत सही तरीके से जा रहे हो, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ रहे हो। ठीक है, ले उठा ब्रो स्क्रीनशॉट। ओके, चलो अब देखो राजस्थानी भाषा का विकास पढ़ते हैं। मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि आज जो है अपन राजस्थानी भाषा का परिचय, विकास और फिर जो है महत्वपूर्ण बोलियां पढ़ लेंगे। राजस्थानी भाषा को जो है राजभाषा का दर्जा दिलाने के लिए अपने राजवीर सिंह जी चलकोई साहब बहुत अच्छा प्रयास कर रहे हैं। और मतलब उनके तो आप जहां जहां जो क्लास भी देख लो या कुछ भी देख लो वो ज्यादातर आप लोगों को राजस्थानी भाषा के अंदर ही देखने को मिलेगी। उनके प्रयास जो है वो बहुत अव्वल दर्जे के हैं, बहुत शानदार प्रयास उनके द्वारा किए जा रहे हैं। मेरे मित्र हैं और बहुत अच्छे व्यवहार के धनी हैं, आप सभी उनसे परिचित हो। ठीक है ना, तो इनके द्वारा ये प्रयास जारी है। गुर्जर अपभ्रंश देखो, अब क्रमिक विकास समझ लो एक बार। गुर्जर अपभ्रंश पहले नंबर पे है, इसका जो है विकास हुआ है 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। क्या हुआ है? 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। फिर प्राचीन राजस्थानी नंबर 2 पे आ जाएगी, प्राचीन राजस्थानी। अब जहां पे ये समाप्त हुई है वहीं से इसको शुरू करना है, यानी 13वीं से 16वीं शताब्दी। फिर 16वीं पे ये समाप्त हुई तब इसको यहां से शुरू करना, 16वीं से 18वीं, फिर 18वीं शताब्दी से वर्तमान तक, इस तरीके से। यानी याद क्या रखना है? 2-2 साल छोड़ के 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब, ये याद रखने का तरीका है। ज्यादा रट्टा नहीं मानना, 11 से शुरू करना है। ठीक है, शुभ काम शुभ काम कह रहे थे और छींक आ गई।
यानी कि शुभ काम जो है 11-21 से शुरू होते हैं, तो यहाँ पे 11 से शुरू करना है, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब। बस सबसे पहले यहाँ पे गुर्जर अपभ्रंश, फिर प्राचीन राजस्थानी, फिर मध्य पूर्वी राजस्थानी और फिर अर्वाचीन राजस्थानी, यानी कि अभी की। इस तरीके से गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, अर्वाचीन। यहाँ पे सन कैसे याद होंगे? 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब। बस हो गए याद। आप लोगों को खुद को मेरे साथ साथ याद है। सबसे पहले गुर्जर अपभ्रंश, फिर प्राचीन राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी, अर्वाचीन राजस्थानी। ठीक है, सबसे ऊपर आओ वापस, हाथों हाथ याद करवा रहा हूं आपको। गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य पूर्वी राजस्थानी और अर्वाचीन राजस्थानी। सामने आओ सन पे, 11 से 13, 13 से 16, 16 से 18, 18 से अब। अब बंद करके किताब और एक बार जो है खुद इसको पूरी मतलब रफ कॉपी में या कहीं भी ब्लैंक पेपर पे लिख लेना। आप लोगों के ये वर्गीकरण हो गया याद। अब आओ जो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने वर्गीकरण किया भाषा का, उसके ऊपर इसने बांटा है। देखो, पश्चिमी राजस्थान, उत्तरी पूर्वी राजस्थान, मध्य पूर्वी राजस्थान और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान। ठीक है, पश्चिमी राजस्थान को पूरा अलग से मान लिया। फिर इसके अलावा उत्तरी पूर्वी, मध्य पूर्वी, दक्षिणी पूर्वी, उत्तर मध्य दक्षिण, बाकी पूर्वी पूर्वी लगाना है। अब देखो, पश्चिमी राजस्थान के अंदर इन्होंने बताई बोलियां मारवाड़ी, मेवाड़ी, वांगड़ी और शेखावाटी। उत्तरी पूर्वी के अंदर यानी अलवर वगैरह उस साइड, तो वहां पे मेवाती और अहिरवाटी दो बताई है। ठीक है, मध्य पूर्वी राजस्थानी में इन्होंने बताई है ढूंढाड़ी और हाडोती। ढूंढाड़ी का ही एक रूप होता है सदुकड़ी, जिसमें संत दादू दयाल जी ने अपने साहित्य लिखे हैं। दक्षिणी पूर्वी राजस्थानी, इसके अंदर आ जाएगी आपके मालवी और निमाड़ी। इसके अंदर मालवी और निमाड़ी। अब देखो, अपने दिमाग में तो और भी आती है, सर शेखावाटी कहां गई, सर हाडोती कहां गई, सर मालवी भी भाषा है वो कहां गई, सर नागरचोल कहां गई। तो ये सारे जो है और भी बोलियां बहुत सारी है। अभी अपन ने पढ़ा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया नामक की जो पुस्तक लिखी है, उसके अंदर जो वर्गीकरण किया है वो। और ये क्या है? ये है राजस्थानी भाषा का विकास। इज दैट क्लियर? यहां तक बातें क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, ये चीजें यहां तक क्लियर। अब ले लो स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ेंगे। अच्छा टॉपिक है ये, समझने वाला टॉपिक है, और इसकी पहली क्लास ज्यादा समझने वाली है। इसके बाद में तो आपको सीधे याद ही करनी है सारे। देखो, अब आ जाओ बोलियों पे। बोलियों से संबंधित क्या क्या प्रश्न बनेंगे? तो प्रश्न बनने का सबसे पहले समझना चाहिए पैटर्न। प्रश्न बनेगा आप लोगों के, सबसे पहले पूछते हैं कि निम्न क्षेत्र के अंदर कौन सी बोली बोली जाती है, या तो मिलान वाला प्रश्न आएगा या फिर उनकी बोलियों से संबंधित प्रश्न आता है। ठीक है, तो यहाँ पे यही ध्यान रखना है। अब बोलियों के अंदर जो है साहित्य, आप लोगों को ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, साहित्य लिखा जाता है भाषा के अंदर। ठीक है ना। अब देखो, राजस्थान की प्रधान मानक बोली है, किसकी बात हो रही है? मारवाड़ी की। ठीक है, अब मैं जी को भाषा बोलूं नहीं बार बार बीच बीच में, अभी जो बोल रही हूं मैं भाषा, वह है मारवाड़ी। और मारवाड़ी में जो मेरे भाषा में, मेरी बोली में जो टच आवे नहीं, वो गोड़वाड़ी को टच आवे, यानी कि गोड़वाड़ क्षेत्र है। और देखो, पाली, जालोर, सिरोही, वो क्षेत्र गोड़वाड़ के विजय। और गोड़वाड़ स्पेशल बेसिन पूछे नहीं तो लूणी नदी को बेसिन, गोड़वाड़ बेसिन के विजय है ना। तो ये गोड़वाड़ी टच आवे। और आ है मारवाड़ी भाषा। यदि थे उदयपुर चित्तौड़गढ़ साइड जाओ नहीं तो बटे थे हूणो मेवाड़ी भाषा। शेखावाटी साइड चला जाओ तो थान शेखावाटी भाषा। जयपुर साइड जाओ तो ढूंढाड़ी भाषा है। ठीक है, अलवर साइड जाओ तो अपने मेवाती भाषा है। ठीक है, अपने हाडोती में चला जाओ तो थाने हाडोती मालवी भाषा। ऐ सब देखो भाषा का प्रभाव है अलग अलग, और है सारी की सारी राजस्थानी का ही रूप है, राजस्थानी का ही रूप है सारी की सारी। ठीक है, थोड़ा बहुत अंतर आवे सब में। देखो, इसका साहित्यिक रूप जो है वो डिंगल है, इसको अपन ने पढ़ लिया है। अब ये कहां कहां बोली जाती है? पश्चिमी राजस्थान के अंदर आ जाओ, वहां पे मारवाड़ी का बहुत स्कोप है। देखो, जोधपुर, बीकानेर, जैसलमेर, नागौर, पाली, जालोर, सिरोही। ठीक है, इसके अलावा आसपास के फलोदी वलोदी वो भी डाल देना अंदर। फिर यूं नहीं के गुरुजी फलोदी में बोली जाती है कि नहीं बोली जाती। पश्चिमी राजस्थान कह दिया तो आ गया सब कुछ, पश्चिमी राजस्थान सब, फलोदी बालोतरा वो भी आ गए। ठीक है, फलोदी बालोतरा बाड़मेर वो भी लिख लेना आप साथ में। यहाँ पे नहीं आया ना तो यहाँ लिख देना बाड़मेर, बालोतरा, फलोदी, ये सब लिख लेना। ठीक है, जैसलमेर, जैसलमेर तो आ गया। फिर देखो इसकी उपबोलियां, इसकी उपबोलियां कौन सी? मेवाड़ी भी इसकी उपबोली के अंदर आई है। मेवाड़ी, बागड़ी, थली, बीकानेरी, शेखावाटी, खेराड़ी, नागौरी,
गोडवाड़ी, ये सब जो है मेवाड़ी, बागड़ी, थली वगैरह ये सब मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। ये सब क्या मानी जाती है? इसकी मारवाड़ी की उपबोलियां मानी जाती है। ठीक है ना। अब मेवाड़ी के अंदर स्पेशली मेवाड़ी, इसके अंदर क्या प्रश्न बनते हैं? उदयपुर और उदयपुर के आसपास, यानी कि उदयपुर संभाग पूरा आप मान सकते हो, इसमें बोली जाती है मेवाड़ी। यहां पे स्पेशल ध्यान रखना है कि मोतीलाल मेनारिया ने, ठीक है, किसका ध्यान रखोगे? मोतीलाल मेनारिया ने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली बताया। अब यहाँ पे ये मेवाड़ी आ गई ना, तो यहाँ पे कई जने बच्चे मेवाड़ से होंगे, गुरुजी मेवाड़ी को आप मारवाड़ी में कैसे ले गए? तो यहाँ पे मोतीलाल मेनारिया ने जो है ये जिक्र किया है, उन्होंने मेवाड़ी को मारवाड़ी की ही उपबोली माना है। फिर आओ बागड़ी पे, तो बागड़ क्षेत्र कौन सा है? इस बागड़ी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हो, वागड़ी भी कह सकते हो, ठीक है। और ये शब्द बना है वागड़ से। वागड़ वाला क्षेत्र कौन सा है? डूंगरपुर बांसवाड़ा, ठीक है। डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला जो क्षेत्र है वो आपके आता है वागड़ के अंदर। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा में ग्रियर्सन ने इसे, देखो ये डूंगरपुर बांसवाड़ा में तो बोली जाती है, और जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसे भीली बोली कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कर देना, ठीक है, ग्रियर्सन वाली लाइन के, ये प्रश्न बना है कई बार कि ग्रियर्सन ने किसे भीली बोली कहा है। तो यहाँ पे बागड़ी जो भाषा है उसे जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने इसी भाषा को भीली बोली कहा है। अब क्यों कहा है? क्योंकि याद करो, देखो बागड़ के अंदर जो है कौन सी जनजाति ज्यादा रहती है? भील जनजाति ज्यादा रहती है, तो भीलों के द्वारा बोले जाने वाली, तो भीली बोली इसे कह दिया। और ढूंढाड़ी पे, ढूंढाड़ी स्पेशल ढूंढ नदी के आसपास वाला क्षेत्र कहलाता है ढूंढाड़, और ढूंढाड़ क्षेत्र यानी कि जयपुर, ध्यान में रखना। तो देखो उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, उत्तरी जयपुर के अलावा शेष जयपुर, किशनगढ़, टोंक, अजमेर, मेरवाड़ा आदि में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? ढूंढाड़ी है। गुजराती, मारवाड़ी और आप लोगों के ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव रहा है। इस पर प्रभाव किसका है? गुजराती, मारवाड़ी और ब्रज भाषा का इस पर प्रभाव रहता है। सद्दुगड़ी जो है मैंने बताया ढूंढाड़ी का ही रूप है, वो संत दादू दयाल के साहित्य उसमें लिखे गए हैं। तो यहाँ पे ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखना है। इस ढूंढाड़ी के अंदर ही कौन से शब्द के प्रयोग होते हैं? इसमें छे, छो, इन शब्दों का प्रयोग जो है ढूंढाड़ी भाषा के अंदर किया जाता है, ठीक है ना। ये भी ध्यान रखना, एक बार ऐसे भी प्रश्न बना था। अब लो स्क्रीनशॉट। जैसे भी प्रश्न बनते हैं मैं सारे ही तरीके आप लोगों को बताता हूं कि ये भी प्रश्न बनने का तरीका ये भी है। चलो बेटा, चलो मतलब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यूं नहीं कि गुरुजी कटे ले जाओ। तोरावाटी, अब तोरावाटी क्षेत्र कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र है। अब कांतली नदी के आसपास का क्षेत्र है, यानी कि ये कौन सा क्षेत्र हो गया बताओ? तो ये हो गया सीकर, ये हो गया झुंझुनू वाला क्षेत्र, ठीक है, सीकर झुंझुनू वाला, यानी कि ये हो गया आप लोगों के शेखावाटी की उपबोली है ये तोरावाटी। तोरावाटी बेसिन भी है, तो ये ध्यान रखना। काठेड़ी, काठेड़ी जो है जयपुर के दक्षिणी भाग में बोली जाती है। कहां बोली जाती है? जयपुर के दक्षिणी भाग में काठेड़ी बोली बोली जाती है, ठीक है। फिर आई चौरासी, चौरासी जो है जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग में, ठीक है, जयपुर के दक्षिण पश्चिम यानी कि इस दिशा के अंदर, ठीक है, इस दिशा के अंदर जयपुर के दक्षिण पश्चिमी भाग में, और टोंक के पश्चिमी भाग में बोले जाने वाली बोली कौन सी है? चौरासी है। फिर आई आप लोगों के नागरचोल बोली, ये स्पेशली सवाई माधोपुर, ध्यान रखना, सवाई माधोपुर के पश्चिमी भाग में और टोंक के दक्षिण पूर्वी भाग में बोली जाती है नागरचोल। फिर आई राजावाटी, तो जयपुर के पूर्वी भाग में, यानी कि राजावाटी पूछे ना नहीं है, ध्यान रखियो, राजधानी में बोली जाए। राजावाटी राजधानी के अंदर, ये जयपुर के पूर्वी भाग में बोली जाती है राजावाटी। देखो राजावाटी जयपुर के पूर्वी भाग में, नागरचोल सवाई माधोपुर, ध्यान में रखना, सवाई माधोपुर और टोंक आ जाएगा। फिर चौरासी जयपुर के दक्षिण पश्चिम में और टोंक, काठेड़ी जयपुर के दक्षिण में। अब आओ हाडोती, हाडोती पूरा का पूरा कोटा संभाग, यानी कि बापू जापू, बारा, बूंदी, झालावाड़ और कोटा, इनके अंदर जो है ये बोली बोली जाती है अपने कौन सी? ये बोली जाती है हाडोती बोली, ठीक है ना। फिर आओ देखो मेवाती, मेवाती जो है वो, मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर वाला है। मेवात क्षेत्र कौन सा है? अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र मेवात क्षेत्र के अंदर आता है, और वहां पे बोली जाती है आप लोगों के मेवाती बोली, ठीक है। अहीरवाटी, ये भी यहाँ पे क्या है? अहीर बाहुल्य क्षेत्र है ये, और अहीर जाति के लोग ज्यादा निवास करते हैं, इसलिए इसे कहा जाता है यहाँ पे बोले जाने वाली अहीरवाटी बोली, ठीक है ना, अहीर जाति बाहुल्य के कारण। इसे राठी भी कहा जाता है, इसी क्षेत्र को राठी के नाम से भी, और इस अहीरवाटी को राठी बोली के नाम से भी जानते हैं।
फिर आओ मालवी। अब बताओ मालवा वाला क्षेत्र कौन सा है? मालवा एमपी में आता था उस समय, तो मालवा के आसपास का क्षेत्र यानी कि अपने आप कह सकते हो एमपी के सीमावर्ती जिले, ठीक है, मालवा के आसपास। निमाड़ी, ये मालवी की ही उपबोली मानी जाती है। कौन सी? निमाड़ी जो है मालवी की उपबोली है। फिर आई अपने गोड़वाड़ी, मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, जालोर, पाली और सिरोही ये गोड़वाड़ के अंदर आते हैं, तो यहाँ पे बोले जाने वाली गोड़वाड़ी है। स्पेशल देखो सिरोही की बात करें ना, तो यहाँ देवड़ावाटी बोली बोली जाती है। और रांगड़ी, ये ध्यान रखना, मालवी और मारवाड़ी का मिश्रण है, मामारा, ऐसे याद रख लेना, मामारा, मारवाड़ी, मालवी और रांगड़ी। ये रांगड़ी वाला प्रश्न 2 बार 3 बार बन चुका है, बना हुआ प्रश्न है, तो बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो ये पूरी पूरी आप लोगों के बोलियां हैं, एक बार लो स्क्रीनशॉट, क्लास अभी पूरी नहीं हुई बेटा। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अब देखो प्रचलित साहित्यिक शब्दावली, बोलियां पूरी हो गई आपके, साहित्यिक शब्दावली, अब इनसे भी प्रश्न बड़े बन रहे हैं। और अपने जो है पुस्तकों में सब में ये वाली सारणी दी जाती है, साहित्य वाला टॉपिक जिसमें आता है, इनसे प्रश्न बड़े बनते हैं आजकल। और सीईटी में वगैरह तो दबा दबा के प्रश्न पूछे इसमें से, तो देखो इसको समझो ध्यान से। अब इसमें जो है साहित्यिक शब्दावली, महाकाव्य, अब कई जगह देखते हैं ना अपन, कालिदास ने महाकाव्य लिखे, इन्होंने लिखे, तो इसमें महाकाव्य में क्या होता है, जिस प्रबंध काव्य में 8 से अधिक सर्ग हो, जैसे हम्मीर महाकाव्य, एकलिंग महात्म्य आदि, ये सारे एकलिंग महात्म्य भी महाकाव्य श्रेणी में आता है, ठीक है ना। तो इसमें ये इसके मतलब क्या होती है, इसका वर्गीकरण है, इसकी विशेषता है। फिर रासो साहित्य, रासों के अंदर स्पेशली आप देखेंगे तो वीर रस से संबंधित रचनाएं आती है, वीर रस से, ठीक है, जिस काव्य में युद्ध और नायक की वीरता का वर्णन हो, जैसे पृथ्वीराज रासो, हम्मीर रासो, ठीक है ना। पृथ्वीराज रासो किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने। हम्मीर रासो किसने लिखा है? जोधराज ने। ये चीजें आप लोगों को याद करनी पड़ेगी, आगे साहित्य में आएगा, ठीक है। ख्यात साहित्य, अब ख्यात यानी कि किसी की ख्याति बताना है, किसी का बखान करना है, तो वो ख्यात साहित्य के अंदर आएगा। ख्याति प्राप्त बातों का संकलन, इतिहास लेखन, जैसे कि मूणोत नैणसी ख्यात, मूणोत नैणसी जोधपुर से रिलेटेड रहे, मारवाड़ से, मूणोत नैणसी ख्यात। वैली साहित्य, वैली स्पेशली प्रेम आधारित साहित्य होते हैं, इसमें प्रेम रस वाले साहित्य होते हैं, जैसे वैली किशन रुक्मणी, ये किसकी रचना रही है? पृथ्वीराज राठौड़ की। दुहा, दुहा स्पेशली दोहे ही होते हैं, राजस्थान में सबसे लोकप्रिय और प्राचीन छंद है, इसमें 4 चरण, प्रथम और तृतीय चरण में 13 मात्राएं, द्वितीय और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है, ये ध्यान रखना है स्पेशल दोहे के अंदर। और दोहे के जैसे ही एक विधा होती है सोरठा, ठीक है ना, जो चेतावनी चुंगटिया लिखे ना, उसके अंदर सोरठे थे, 13 सोरठे थे, तो ये सोरठा भी एक विधा होती है। वचनिका, इसमें क्या होता है, गद्य और पद्य की मिश्रित रचना होती है, ये ऐसे गद्य और पद्य की जो मिश्रित रचना होती है, स्पेशल उसे शैली पूछे तो उसे चंपू शैली कहा जाता है, ठीक है। अब इसमें जैसे कि अचलदास खींचीरी वचनिका, ये गागरोन से रिलेटेड रहे हैं। विलास साहित्य, वे साहित्यिक रचना है जिसमें आमोद प्रमोद विषयक वर्णन हो। स्तवन, ये क्या होता है, स्तवन महापुरुषों से संबंधित होते हैं, साधु महात्माओं से संबंधित होते हैं, तो महापुरुष साधु संत आदि के स्तुति परक ग्रंथ होते हैं। पर्ची, ये भी साहित्य महात्माओं से रिलेटेड होता है। संत महात्मा के जीवन पर आधारित पदबद्ध रचनाएं, ये प्रश्न बन चुका है। छावली, छावली क्या है, शेखावाटी क्षेत्र में डूंगजी जवार जी के लिए गाए जाने वाले गीत छावली कहलाते हैं। डूंगजी जवार जी को रॉबिन हुड के नाम से जाना जाता है, ठीक है, गरीबों के देवता यानी कि गरीबों की मदद करने वाले ये थे, अमीरों को लूट के गरीबों में बांटना ये इनका काम था। वात साहित्य, इसमें वैद क्या ना कह रहे चकवा बात, बात यानी कि अपने जो बात कहते हैं आप थाने बात को, वही है भाई, सीधी बात है, ठीक है। वाद साहित्य, राज्य के किसी ऐतिहासिक व्यक्ति या घटना से संबंधित कहानी या वार्ता वाद साहित्य के अंदर आते हैं। दवावेद क्या है, वे राजस्थानी साहित्य जिसमें अरबी फारसी शब्दों का क्या किया गया हो, प्रयोग, अरबी फारसी शब्दों का प्रयोग हो, वे दवावेद साहित्य के अंदर आते हैं। अब ले बेटा स्क्रीनशॉट, अभी और भी है ये विधाएं। चलिए ये आ गया सोरठा, देखो जब दुहा की मात्राओं को उल्टा कर दिया जाता है तो वो सोरठा के अंदर आते हैं, ठीक है। और इसमें स्पेशली आप लोगों को जो है सोरठा के अंदर आप लोगों को ध्यान रखना है, उदाहरण के रूप में चेतावनी रा चुंगटिया, चेतावनी रा किससे संबंधित रहे बताओ, केसरी सिंह जी बारट। फिर देखो विगत साहित्य, किसी राज्य के राजनीतिक सामाजिक आर्थिक और सांस्कृतिक इतिहास और ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है। विगत यानी कि वो घटनाएं हो चुकी हैं, तो वो विगत साहित्य के अंदर आता है।
फिर आता है प्रकाश, यानी किसी न किसी चीज पर प्रकाश डाला जाएगा। किसी वंश या व्यक्ति विशेष के कार्यों उपलब्धियों पर प्रकाश डालने वाले साहित्य, जैसे कि बाबू प्रकाश आसिया मोड़जी द्वारा लिखा गया। ठीक है। रूपक साहित्य, किसी वंश अथवा व्यक्ति की उपलब्धियों के स्वरूप को दर्शाने वाले काव्य होते हैं। मर्सिया, ये प्रश्न भी एक बार बना हुआ है, मर्सिया बना है, पर्ची बना है, ये प्रश्न बने हैं सारे के सारे। किसी राजा या व्यक्ति की मृत्यु पर, मर्सिया यानी कि मृत्यु के बाद शोक के रूप में लिखे गए साहित्य होते हैं। झूलना, राजस्थानी काव्य का एक प्रकार का मात्रिक छंद है ये, जैसे महाराणा प्रताप का झूलना, अमर सिंह राठौड़ का झूलना, ये सारे लिखे गए। इसके अलावा आता है आपके फिर वंशावली, पूरे वंश के बारे में जो जानकारी लिखी जाती है वो आती है इसके अंदर, वंशावली। ठीक है। तो इस तरीके से ये साहित्यिक विधाएं जो है इनका वर्गीकरण चलता है, ये आप लोगों को ध्यान में रखना है। अब लो बेटा स्क्रीनशॉट। ठीक है टावरो, इसी के साथ अपनी जो है ये बहुत महत्वपूर्ण क्लास है, ये साहित्य से संबंधित आपके एक दो क्लास और आएगी भाषा साहित्य से संबंधित, उसमें अपन अलग अलग तरह की भाषाएं पढ़ेंगे, उनके लेखक भी जानेंगे और भी चीजें जानेंगे। तो एक दो क्लास भाषा और साहित्य संबंधी और आएगी, लेकिन ये पहली क्लास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाषा साहित्य से रिलेटेड, क्योंकि इसमें अपन ने परिचय देखा है, इसमें अपन ने बोलियां पढ़ी है और इसमें साहित्यिक शब्दावली से संबंधित चीजें पढ़ी है। मोस्ट ऑफ प्रश्न तो आप लोगों के इसी क्लास में से बन जाने चाहिए। ठीक है। नियमित पढ़ते रहें, साथ साथ अभ्यास करते रहें और किसी भी तरह के नेगेटिव विचारों को अंदर नहीं आने दें, क्योंकि नकारात्मकता आप लोगों को आपके लक्ष्य से दूर लेकर जाएगी। हमेशा पॉजिटिव रहें और उन लोगों के संपर्क में रहें जो सकारात्मक बातें करते हैं, उन लोगों के ही मतलब देखें सुने जो पॉजिटिव बातें करते हैं, जो आपको पॉजिटिविटी देते हैं। बस आज के लिए साथियों इतना ही। अब मिलते हैं अपन अगली क्लास में, अगले सेशन में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।